मैं जब सुबह तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती तो वह मुझे सड़क पर ज़रूर मिल जाता था। वह गोरा चिट्टा और बांका जवान था। उसकी हल्के रंग की नई मोटरसाइकिल सड़क के एक ओर खड़ी रहती और वह खुद उस पर बैठा या नज़दीक ही चहलकदमी करता दिखाई देता। उसका मुझे इस तरह से मिलना लगभग रोज़ का ही काम था। जब कभी वह उस जगह से गायब मिलता, मैं उसे इधर-उधर गर्दन घुमाकर ढूंढने को मजबूर हो जाती। तब वह कभी चाय की दुकान में चाय पी रहा होता, तो कभी पान वाले के पास और कभी गुलाब की झाड़ी के पास हाथों में गुलाब लिए खड़ा दिखाई देता। उसकी नज़र मुझ पर ही लगी होती और जब मैं उसकी ओर देखती तो वह अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा लेता। हम लोग एक बस्ती के पक्के मकान में रहते थे जिसमें हर तरह के लोग रहते थे। कुछ ओबीसी कहलाते, कुछ एससी, कुछ अल्पसंख्यक। पिछले कुछ सालों से कुछ गुंडे टाइप लोगों ने हमें भी सताना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं बड़े संकोच से घर से निकलती थी। सच पूछो तो मुझे भी उसे देखना अच्छा लगता था, पर कभी-कभी डर लगता था कि कहीं यह उन गुंडों में ना हो जो आजकल हर जगह आतंक फैलाए हुए हैं और चुनावों व त्योहारों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पर उसका रंग ढंग, उसका पहनावा, उसकी शक्ल सूरत और उसकी शख्सियत से मुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि वो कोई गुंडा हो सकता है, बल्कि वो तो किसी शरीफ घर का अच्छा पढ़ा लिखा लड़का लगता था। मैं जब तक उसे देख ना लेती दिल को चैन नहीं मिलता था। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उसने मुझे नमस्ते करना शुरू कर दिया। मैं भी डर डर कर मुस्कुरा कर जवाब देने लगी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर पहुंची तो मेरे छोटे भाई मदन के पेट में अचानक दर्द उठा। माँ ने पहले घर में ही नींबू पानी और पुदीने का पानी देकर ठीक करना चाहा, लेकिन जब कोई आराम ना लगा तो मैं उसे पास के एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गई। वहाँ बोर्ड लगा था डॉक्टर रमेश। जैसे ही मैं कमरे में गई तो यह देखकर चौंक पड़ी कि कुर्सी पर वही मोटरसाइकिल वाला नौजवान बैठा हुआ था। मैं उसे एकटक देखती ही रह गई। वह भी मुझे देखकर हैरान रह गया और बोला, आप आइए, बैठिए। हम कुर्सियों पर बैठ गए तो वह आगे बढ़ बोला, कैसे आना हुआ?" मैंने कहा, "यह मेरा छोटा भाई है मदन, इसके पेट में सुबह से दर्द हो रहा है।" उसने मदन को बिस्तर पर लेटाया और 5-7 मिनट तक उसकी जांच की। फिर बोला, "कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं दवाएं दे देता हूँ, आप इन्हें देते रहिए, सब ठीक हो जाएगा।" हम दवाएं लेकर घर आ गए। जल्दी ही मदन बिल्कुल ठीक हो गया। अगले दिन जब मैं कॉलेज से क्लिनिक गई तो डॉक्टर रमेश मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने सोचा कि चलो इस आँख मिचौली के खेल का खात्मा हो गया। एक दिन कॉलेज में हमारे सभी पीरियड खाली थे, मैं इसीलिए बाजार घूमने निकल पड़ी। वहीं पर डॉक्टर रमेश मिल गए। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, "मैं आज आपके क्लिनिक गई थी, आप वहाँ मुझे कहीं नहीं दिखे। आज आप कहाँ थे?" वे बोले, "मदन कैसा है?" अब वह बिल्कुल ठीक है। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, "क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पी सकती हैं?" "ज़रूर, मुझे खुशी होगी।" हम दोनों एक रेस्टोरेंट में चले गए और एक जगह बैठ गए। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, "आपका नाम निशा है?" मैं सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगी और पूछा, "आप कैसे जानते हैं?" वे हंसे, फिर बोले, "आपने अपनी किताब पर जो लिख रखा है, वैसे सबसे पहले मेरी छोटी बहन मधु ने बताया था, जो आपके कॉलेज में पढ़ती है।" "अच्छा, तो आप मधु के भाई हैं?" मैं मधु को जानती थी, वह मुझसे एक क्लास पीछे थी। फिर मैंने उनसे कहा, "क्या हर रोज़ इस आँख मिचौली का भेद बता सकते हैं आप?" मैंने जानना चाहा। वेटर चाय रख कर चला गया और हम चाय पीने लगे थे। डॉक्टर रमेश धीरे से बोले, "बहुत दिनों से मैं इस भेद को खोलना चाहता था, पर हिम्मत नहीं बटोर सका। आज मौका मिला है, पर सोचता हूँ कि आप कहीं बुरा ना मान जाएं।" मैं चौंक कर उनकी नीली आंखों में झांकने लगी।
फिर मैंने संभल कर कहा, जो आप कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। बात यह है निशा जी, जब से मैंने आपको देखा है मैं आपको चाहने लगा हूँ। मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरा ज़िंदगी भर साथ दे सकती हैं? उनकी बात सुनते ही मैं सन्न सी रह गई। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। मैं कुछ पल चुप रही, फिर बोली, देखो इस बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। एक तो मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई का आखिरी साल है और इम्तहान सर पर हैं। दूसरे, इस मामले में माता पिता की मंजूरी लेना भी ज़रूरी है। अगर आपकी मंजूरी मिल जाएगी तो बाकी सभी की भी मिल जाएगी और हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। यह कहते हुए उन्होंने मेरी राय जाननी चाही। मैं धीरे से बस मुस्कुरा दी। हम दोनों ने चाय पीते पीते काफ़ी बातें की और उठकर अपने अपने रास्ते चल दिए। रमेश जाते जाते भी मेरी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। जिस तरह मैं उनके दिल का हाल समझती थी, वो भी मेरे दिल का हाल समझते थे, मगर मैं उनको फ़िलहाल ज़ाहिरी तौर पर कुछ न कह सकी। मेरे सभी पर्चे बहुत अच्छे हुए थे। जब नतीजा आया तो कॉलेज में मेरा नंबर चौथा था। डॉक्टर रमेश ने आकर मुझे बधाई दी और कहने लगे, बस निशा, अब तुम अपने माता पिता को भी अपना फ़ैसला बता दो। तुम्हारी नौकरी के लिए भागदौड़ मैं करता हूँ। मैंने एक खामोश हाँ के साथ उनको अपनी नज़रों से स्वीकृति दे दी। धीरे धीरे हमारी बातों का सिलसिला भी शुरू हुआ। यह वह दौर था जब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। रमेश अक्सर दोपहर में या रात में फ़ोन किया करते थे और मैं बेसब्री से घर में सबके सोने का इंतज़ार किया करती थी। सबके सो जाने के बाद हम घंटों बातें किया करते। इस तरह समय बीतने के साथ साथ हम अच्छे दोस्त बन गए थे। हर संडे को रमेश और मैं साथ में कैफ़े जाते, चाय कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाते हुए पढ़ाई की, दुनिया की, राजनीति की, घर की और ना जाने कितनी बातें करते। जब मैं उठकर जाती तो रमेश पीछे से मेरे दुपट्टे का कोना पकड़ लेते और उनकी आंखों में मुझे थोड़ी देर और रोकने के लिए एक प्यारी सी रिक्वेस्ट साफ नज़र आती। फिर मैं उनकी आंखों का इशारा समझकर थोड़ी देर और रुक जाती। फिर वो मुझे घर छोड़कर निकल जाते। हंसी खुशी यूं ही 2 महीने बीत चुके थे। मदन, मेरा भाई, जो मुझसे 2 साल छोटा था और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उसे मैंने एक दिन अपने दिल की बात बताई। सुनकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह भी कई बार डॉक्टर रमेश से मिल चुका था। फिर मदन ने ही माता पिता से बात की और वे मान भी गए। कुछ दिनों के बाद पिताजी ने डॉक्टर रमेश को चाय पर बुलाया। शादी के बारे में बात चल पड़ी। बातचीत के दौरान पिताजी कहने लगे, देखो रमेश, हम छोटी जाति के हैं और आप बड़ी जाति के। क्या आपकी बिरादरी एक छोटी जाति की लड़की को अपनी बहू बनाने को तैयार होगी? क्या आपको समाज के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा? यह ठीक है कि सरकारी नौकरी मिलने की वजह से हमारा खान पान अच्छा है और अहम यह है कि निशा पढ़ने में बेहद होशियार है, पर आजकल तुम जानते ही हो कि ऊंची नीची जातियों में बेचारों में भी दिक्कतें आने लगी हैं। सरकार मुंह से नहीं कहती, पर जो लोग हल्ला करते हैं उन्हें हर तरह की छूट दे रखी है। निशा को मेडिकल कॉलेज में बड़ी दिक्कतें आती हैं। कम ही लोग उसके दोस्त बनते हैं। मैं जात बिरादरी के ढोंग को नहीं मानता। डॉक्टर रमेश बोल उठे थे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हम इस बुराई को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हमारी शादी इस दिशा में एक सही कदम साबित होगी। डॉक्टर रमेश इस तरह की बहुत सी बातें करते रहे। ऊंची जाति के होने पर भी उन्होंने इसलिए हमारे जैसे लोगों की बस्ती में क्लिनिक खोला ताकि कोई बीमारी से ना मरे। हम डॉक्टर रमेश की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए थे। इससे अगले ही महीने डॉक्टर रमेश से मेरी शादी एक कोर्ट में हो गई। उन्होंने गांव से अपने माता पिता और कुछ दोस्तों को भी बुलाया था। शहर आने से पहले हमारा परिवार भी गांव में ही रहता था। हमारे गांव से उनके गांव की दूरी केवल 5 किलोमीटर ही थी। चूँकि शादी कोर्ट में की थी, उनके माता पिता को एकदम पता नहीं चल पाया कि हमारी जाति क्या है। रमेश ने भी इस बारे में अपने घर वालों से कोई जिक्र नहीं किया था,
क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहते थे। शादी के बाद हम लोग बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी एक सही ढर्रे पर चल रही थी। पर डॉक्टर रमेश के माता पिता को शादी के बाद पता लग गया कि मैं छोटी जाति से हूँ, तो वे कुछ गुस्सा हो गए। वे दूसरे ही दिन गांव लौट गए। फिर क्या था, उनके पूरे गांव में जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई। शादी के बाद जब पहली बार हम गांव गए तो माता पिता बहुत नाराज़ थे, पर महेश के पैसे और डॉक्टर की डिग्री के आगे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। हमें देख एक बुजुर्ग दूसरे से कहने लगा, देखो भाई, क्या ज़माना आ गया है। छोटी जाति के लोग हमारे पास बैठ तक नहीं सकते थे, आंगन में जूते उतार कर चलते थे। अब उन्हीं लोगों की लड़कियां हमारे लड़कों को फंसाकर शादियां करने लगी हैं। हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। दूसरे बूढ़े ने ताना मारा, अरे रमेश, क्या तुझे अपनी बिरादरी में कोई लड़की नहीं मिली? रमेश चुप रहे, पर मैं जानती थी कि यह कैसा समाज इंसानों के बीच दीवारों को हटाने की जगह और बना रहा है। आखिर यह ऊंच नीच का भेदभाव कब तक जारी रहेगा? रमेश मुझे समझाने लगे, निशा, तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना। गांव वाले अनपढ़ और गंवार हैं, जो समझाने पर भी नहीं समझते। अब तो ये लोग व्हाट्सएप वगैरह पर खूब जातिवाद फैलाते हैं। इसका तो मुकाबला करना ही होगा। जब लोगों में समझ आएगी तभी समाज में धीरे धीरे बदलाव आएगा। हम कुछ दिन बाद शहर आ गए। कुछ ही महीने गुजरे थे कि मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। हम दोनों अब एक ही सरकारी अस्पताल में काम करने लगे। फिर 1.5 साल बाद हमारी बदली हमारे गांव के पास के एक अस्पताल में हो गई। अपने इलाके के लोगों की सेवा करने में हमें बड़ी खुशी होती थी। गांव में रमेश के एक पक्के दोस्त घनश्याम, जो स्कूल में मास्टर थे, के घर बेटे ने जन्म लिया। इस खुशी में उन्होंने एक बहुत बड़ा भोज किया। जब खाने का समय आया और चावल परोसे जाने लगे तो हम भी पत्तलें लेकर गांव वालों के साथ बैठ गए। पर यह क्या, पूरे के पूरे गांव वाले पत्तलों में अपना अपना खाना छोड़कर उठ खड़े हुए और कानाफूसी करते हुए सुनाई दिए, हम किसी छोटी जाति के छुए अन्न को नहीं खाएंगे। इन्हें बुलाया ही क्यों? मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे आने से इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा। उधर रमेश, घनश्याम और 2-3 समझदार लोग गांव वालों को समझाने लगे, पर सब बेकार। उस अन्न को पशु पक्षियों के आगे और नदी में मछलियों के लिए फेंक दिया गया। उस दिन से मैं इतनी शर्मिंदा और दुखी हुई कि दोबारा कभी गांव में ना जाने का पक्का इरादा कर लिया। तभी कोविड पैर पसारने लगा था। लोगों को सांस की तकलीफ बढ़ने लगी। 2-3 दिनों में ही पूरा अस्पताल भर गया। कोविड बीमारी ने हमारे गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया। पंचायत घर और स्कूल के कमरों ने भी अस्पताल का रूप ले लिया। डॉक्टर कम और मरीज ज़्यादा, और डॉक्टरों को भी डर लगने लगा कि उनकी सेहत ना बिगड़ जाए। मम्मी पापा को हम अपने पास ले आए। हमने तन मन से गांव वालों की मदद की। गांव के कई लोग जो अस्पताल देर से पहुंचे, मौत के मुंह में चले गए। उनकी लाशों को आग के हवाले किया। जिनकी हालत ज़्यादा खराब थी, उन्हें शहर के बड़े अस्पतालों में भेजने का इंतज़ाम किया। ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतज़ाम किया। हमसे जो बन पड़ा किया। मैं और महेश दोनों 20-20 घंटे काम करते। बीच में मुश्किल से कुर्सी पर बैठे बैठे सुस्ताते। गांव के लोगों की देखभाल मैं खुद करती थी। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। जब लोग कुछ ठीक हो गए तो एक दिन खाना खिलाते समय मैंने एक बूढ़े को छेड़ ही दिया, ताऊ जी, आप सभी ने उस दिन मेरे छुए अन्न को खाने से मना कर दिया था, पर आज? उनकी गर्दन झुक गई। वे कहने लगे, बेटी, हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम सब बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अब हमें यह बात समझ में आ गई है। दूसरा आदमी बोल उठा, बेटी, तुम तो हमारे लिए ज़िंदगी बनकर आई हो। मुझे उनकी बातें सुनकर संतोष हुआ। महामारी पर काबू पाने में तकरीबन 2-3 महीने लगे। इस बीच गांव के सभी लोग दिन रात हमारी तारीफ ही करते रहते थे। एक दिन दोपहर को मैं और मधु आपस में बातें कर रही थीं कि अचानक वह बोली,
भाभी जी, मैं पिछले कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही। ज़रूर बोलो, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी तो मुझे खुशी होगी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। बात यह है कि वह आगे कुछ न कह सके। अरे, इतनी शर्मा क्यों रही हो? भाभी जी, मैंने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है। अच्छा, वह कौन है भला? मैंने चहक कर पूछा। मदन। क्या? मैं उछल पड़ी। सच? हाँ भाभी जी, वह बोली। मदन ने ही मुझे आपसे अपना फैसला सुनाने के लिए कहा था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैंने भरी आंखों से मधु को सीने से लगा लिया और सोचने लगी, अगर जवान लड़के लड़कियां आगे आएं तो यह छुआछूत और भेदभाव की दीवार जरूर मिटाई जा सकती है। काश हमारे गांव की तरह पूरे देश से इस बुराई का खात्मा हो जाए तो देश तेजी से तरक्की कर सकेगा। आखिरकार मेरे सास ससुर ने भी मुझे पूरे मन से अपना लिया। अब मुझे रमेश के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों का भी प्यार मिलने लगा और सबका प्यार पाकर हमारा जीवन फल फूलता गया।